हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर रिवीजन का प्रोग्राम, जिसमें आज एक हम नया चैप्टर का पार्ट देखेंगे, जिसमें लाइक प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। प्लांट का नाम है, आप लोगों को पहला वीडियो है तो आपको मालूम है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज उसमें से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखो, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा हुआ है प्लांट ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसमें हमने ग्रोथ की बात की है, जिसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, ग्रोथ के फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है। देखो, ये थोड़ा सा हमने लिविंग वर्ल्ड में भी देखा था। हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग देखी थी ना, लिविंग वर्ल्ड में, उसमें भी हमने ये देखा था व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ। यूनिसेल्युलर में ग्रोथ क्या होती है, मल्टी सेल्युलर में ग्रोथ क्या होती है। यहाँ पे इस चैप्टर में हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ग्रोथ के बारे में। हाँ, यहाँ पे हम लोग बाकी किसी के ग्रोथ के बारे में, तो प्लांट की ग्रोथ हमने देखी कि कैसे लाइक व्हाट आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स, व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ अरिथमेटिक ग्रोथ इज, व्हाट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, दोनों का अलग अलग इक्वेशन देखा। यहाँ तक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये सब कुछ। अब हम बात करने वाले प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। देखो, जैसे लाइक ह्यूमन के और स्पेसिफिकली एनिमल्स के ग्रोथ के लिए देर आर सर्टन केमिकल्स जिनको हम हॉर्मोन्स बुलाते हैं, विच इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी बेसिकली। वैसे ही प्लांट के ग्रोथ के लिए देर आर सर्टन केमिकल्स, उनको हम बुलाते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। बेसिकली दीज आर फाइटो हॉर्मोन्स, इनको हम बुलाते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। क्या बुलाएंगे इनको, क्या बुलाएंगे हम लोग? फाइटो हॉर्मोन्स। अब ये फाइटो हॉर्मोन्स मतलब क्या है? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स which help them in a growth or their metabolic processes। फाइटो हॉर्मोन्स का मतलब ही क्या है? हम मान ले रहे कि दे आर द substances which can be used or which is used by the plants, produced by the plants and used by the plants for the better development। ओके, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनकी डेवलपमेंट है, उनमें इनका एक क्रिटिकल रोल होगा उनको। अब ये जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बुला रहे हैं फाइटो हॉर्मोन्स, दीज आर व्हाट? वेरी स्मॉल। देखो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसमें क्वेश्चन आता है। स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। ये दिस फाइटो हॉर्मोन्स आर स्मॉल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल्स है ऑफ डाइवर्स कंपोजिशन। अब छोटा सा आप लोग थोड़ा सा इसको कंपैरेटिवली, हम पढ़ाते वक्त मैं बहुत बार आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि जिसमें कंपैरिजन हो जाए, जिसमें आप लोग कंपैरेटिवली पढ़ो। अगर हम अपने हार्मोन्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे, अपने मतलब ह्यूमन वाले हार्मोन्स के साथ, जो हमने ऑलरेडी देखी है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, कि उस वक्त हम लोग क्या बात करते हैं। देखो कि हमारे हॉर्मोन्स आइदर दे आर प्रोटीनिशियस, मोस्टली दे आर प्रोटीनिशियस, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, अगेन प्रोटीन का ही मतलब प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड ओनली, एंड लाइक सम ऑफ देम आर स्टेरॉइडल लिपिड्स। नहीं, दो एक टाइप के ही है, उनमें बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं। बट इन केस ऑफ प्लांट, दीज आर ऑफ वेरी डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब कितना डाइवर्स? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हम मैं एक एक जब हम डिटेल में पढ़ने वाले ना, तब मैं हर एक हार्मोन के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। जाते जाते एक बता दे, ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उससे एक फाइटो हार्मोन बनता है। चलो, ये तो ठीक था, अमीनो एसिड का डेरिवेटिव था सर, या ह्यूमन जैसे कॉमन ही हो गया, आप बोल सकते हो। बराबर है ना, ये ह्यूमन जैसे कॉमन ही हो गया। इंडोल 3 एसिड से ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव से बनता है। अब देखो, प्यूरिन डेरिवेटिव से भी बनता है। मतलब देखो, न्यूक्लियोटाइड लाइक जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना अपने, प्यूरिन, उनसे भी एक बनता है। एक गैसियस है और एक और टर्पीन से, कैरेटिनॉइड से, ऐसे डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के। ये सारे डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन के। सो दीज आर स्मॉल है, मॉलिक्यूलर वेट वाइज स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स है, बट डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन है। अगर ये ऐसे पूछा जाए, अनलाइक ह्यूमन,
तो उसमें देख लेना, आप लोगों को देखना पड़ेगा। ह्यूमन में बहुत डाइवर्सिटी नहीं केमिकल कंपोजिशन वाइज, बट यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में या फाइटो हार्मोन्स में ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आप लोगों को दिखाई देगी। आई बात समझ में? दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइटो हार्मोन्स। नाउ फाइटो हार्मोन्स, दीज आर लाइक बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। मैं अब इनको पीजीआर करके लिखता हूं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम एब्रीवेट कर सकते हैं एज अ पीजीआर। इसको मैं एब्रीवेट कर देता हूं एज अ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ये दो टाइप के होते हैं पीजीआरस, एक ही नहीं है, प्लूरल से तो हम पीजीआरस करके लिखते हैं इसको। हाँ, और इसके दो टाइप होते हैं, लाइक ग्रोथ प्रमोटर। देर आर सर्टन फाइटो हॉर्मोन्स विच प्रमोट द ग्रोथ, उनको बुलाएंगे हम ग्रोथ प्रमोटर्स। हाँ, एंड there are another phytohormones which are exactly opposite, growth inhibitors। ग्रोथ प्रोमोटर्स है वैसे, अब नाम से ही आप लोगों को पता है, ग्रोथ प्रोमोटर दैट विल हेल्प टू ग्रोथ, बराबर है, प्लांट को ग्रो करने में वो हेल्प करने वाले, इनको बुलाएंगे ग्रोथ प्रोमोटर। और ग्रोथ इनहिबिटर दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ। अब आप बोलोगे सर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोल रहे हो और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? प्लांट को ग्रो भी करना है और ऐसे हार्मोन से जो इनहिबिट भी करेंगे। क्यों? जब उसका रेफरेंस आएगा, जब हम उस हार्मोन के बारे में बात करने वाले ना डिटेल में, उस वक्त बताऊंगा मैं उसकी जरूरत क्या है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों। ऐसे नहीं है कि ग्रोथ इनहिबिटर्स नहीं होना चाहिए, जरूरी है। देयर हैज टू बी द ग्रोथ इनहिबिटर। उसकी जरूरत क्या है, वो क्या रोल प्ले करता है, वो मैं बताऊंगा जब उस पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ प्रमोटर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक ऑक्सिन। दिस इज एन ऑक्सिन। और ऑक्सिन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के भी होते हैं, पर एक ऑक्सिन टाइप ऑफ ग्रोथ प्रमोटर है। उसके बाद आते हैं साइटोकाइनिन्स, उसके बाद आते हैं जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक, और जिब्रेलिन्स बुलाएंगे हम इनको। हाँ, ये तीनों है, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स है। These three are growth promoters, and there is one very important growth inhibitor, that is abscisic acid। इसको हम एब्रीवेट करते ABA, बराबर है। आप बोलोगे सर हमें इतना तो मालूम है कि ये तो 5 होते, आपने 4 ही दिए। हमने इतना तो पढ़ा है, हम नीट 1 ईयर वाले हैं, हम थोड़ी पहली बार पढ़ रहे हैं। आप जितना चारों बताओगे उसमें हम थोड़ी मानेंगे। और एक होता है, बराबर है आपका, आपकी बात बराबर है, और एक होता है दैट इज इथाइलिन। अब मैंने दोनों में से कहीं पे भी नहीं लिखा है, क्यों? मैं भूल गया। सर आप भूल गए इथाइलिन, ऐसे नहीं है, मैं भूला नहीं हूं बच्चों। देखो सुनो, मैंने इथिलीन को यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किया? इथिलीन कैन शो द बोथ इफेक्ट्स। इथिलीन कैन बी यूज्ड, और इथिलीन वर्क्स एज ए इनहिबिटर एज वेल एज प्रोमोटर, बट in most of the cases or mostly we consider it as a inhibitor rather than the promoter। तो मैंने इसको यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है। मेनली इट एक्ट्स एज एन इनहिबिटर, बट इट इज नॉट कंप्लीटली इनहिबिटर, इट इज प्रोमोटर ऑल्सो। ये दोनों जगह पे जाता है। तो मैं शायद यहाँ पे स्टार करवा के अलग कलर से लिखवा देता हूं, इथिलीन। आपको ये पता होना चाहिए, इथाइलिन बोथ। मैं यहाँ पे बोथ बोल रहा हूं, बट मैं वापस यहाँ पे भी बता रहा हूं कि हाँ ये दोनों जगह पे जाता है, बट मेनली इट गोज एज एन इनहिबिटर रादर देन द प्रमोटर। हाँ, इट एक्ट्स एज अ बोथ। बात समझ में आ गई आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं? इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, तो देखो अब हम एक 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 हर फाइटो हार्मोन के बारे में हम डिटेल अब बात करने वाले। हाँ, लाइक वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द ईच एंड एवरी फाइटो हार्मोन।
अब मुझे मालूम है आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सर इसका कितना भी रट ले हमारे फंक्शंस होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। यहाँ के फंक्शन हम वहां पे चिपका देते हैं, वहां के फंक्शन हम यहाँ पे चिपका दे। सर बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ करो और हमें इजी ट्रिक बताओ। तो मैं उसीलिए हूँ। हाउ टू रिमेम्बर, देखो इसमें मैंने ना, आप लोग मुझे मालूम है आप कहीं से एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ते हो, ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको लगता है जितना ज्यादा पढ़ेंगे, हाँ जरूरी है ज्यादा पढ़ना, पर पहले हम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ कर लेंगे, तब जाकर हमारा लाइक जो कुछ है पढ़ाई नीट की बेसिक, मैं मानता हूँ 85 टू 88 क्वेश्चंस की पढ़ाई, तो लाइक मैं तो मानता हूँ 100% 90 के 90 क्वेश्चंस, पर कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग की जरूरत होती है, वो हार्डली एक या दो होते हैं। लेट्स prepare or let's make a base of more than 85 questions from the NCERT। तो ये ऐसा चैप्टर है, इसमें देखो आप लोगों को बाहर के बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, हाँ इसमें आपको बहुत सारी चीजें आप लोग कहीं से यहाँ से नोट्स पे पढ़ते हो, वहां से नोट्स में पढ़ते हो, और आपका कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है यार एक पेज भर के, एक बड़ा सा पेज भर के सिर्फ ऑक्सिन के फंक्शन है, कैसे याद रखे। हाँ आप अगर ऐसे याद रखने जाओगे ना तो दिक्कत वाली ही काम होगा। किसे तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे आज हम करेंगे पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जितने फंक्शंस आपको डिटेल दिए गए वो सारे फंक्शंस हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से। उसमें हम कोई भी चीज पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आया? पहले हम फोकस किस पे कर रहे हैं? एनसीईआरटी पे। पहला फोकस हमारा होगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में जितना कुछ दिया है, हर एक फाइटो हार्मोन के बारे में मैं आपसे वो करवा कर लूंगा, हाँ, और उसको मैं एक स्लाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपके सामने लिखूंगा बच्चों। मैं ऐसे नहीं कि रेडीमेड लिखवा कर लाया हूं, मैं आपके सामने लिखूंगा। क्यों? ताकि आप जब मैं लिख रहा हूं तब आपकी एक बार लाइक देखा भी जाए और आपको समझ में आए कि ये एक स्लाइड में, एक A4 पेज में, एक नॉर्मल आपके नोटबुक के पेज में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड दैट वन पेज विल डेफिनेटली गिव यू 100% मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना एक एक पेज करोगे तो। 5 हार्मोन है हमारे पास, 5 स्लाइड पे 5 हार्मोन, चैप्टर खत्म। मैं देखो इतना इजी करके बता रहा हूं आप लोगों को। 5 हार्मोन है हमारे पास, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। 5 हार्मोन, 5 स्लाइड, चैप्टर खत्म। मतलब आप अपने नोटबुक के एक फुलस्केप के एक पेज पे भी एक, मतलब वो 5 पेजेस में आपका पूरा, उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ, सब कुछ आ जाएगा, कोई चीज में पीछे नहीं और छोड़ने वाला आपके लिए। चलो लेट्स मूव अहेड, हम एक 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 हार्मोन को डिटेल लिखते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। देखो मैं कैसे लिखता हूं वो भी देख लो, ताकि आपको ना ये जब आप बनाओगे ना तो आपके लिए ये इजी हो जाए। ऑक्सिन्स, मैं बता रहा हूं आपको एनसीईआरटी में जितना कुछ है, सिर्फ फंक्शंस की बात नहीं करो, उससे रिलेटेड जितना कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। देखो ऑक्सिन इस वर्ड का मतलब है दैट प्रमोट्स ग्रोथ। इट प्रमोट्स ग्रोथ, इस वर्ड का ही मतलब है ऑक्सिन, दैट प्रमोट्स द ग्रोथ। हाँ, ये ऑक्सिन इस वर्ड का मतलब मैं बता रहा हूं पहले आपको, दैट टू ग्रो और दैट प्रमोट्स ग्रोथ, और बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है टू ग्रो, ऐसे करके। हाँ, तो ऑक्सिन से दोज आर ग्रोथ प्रोमोटर, सो इनकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ प्रमोट होगी। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, देखो एक 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 पॉइंट करके हम लेते, इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। देखो ये कहां से मिलाया था सबसे पहले, ह्यूमन यूरिन से। अब आप पूछोगे सर हमारे यूरिन में थोड़ी ऑक्सीजन होता है, हाँ, तो इसका ये था एक्चुअली, मतलब जाते जाते स्टोरी भी बताता हूँ, ये मिला कैसे और कैसे हुआ। लाइक ह्यूमन यूरिन मतलब आप पूछोगे सर हर रोज हमारे यूरिन से ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऐसे भी नहीं है।
एक डिसीज होता है जिसका नाम होता है पेलाग्रा। विटामिन बी के डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीज होता है। द पीपल सफरिंग फ्रॉम द पेलाग्रा यूजुअली एक्सक्रीट द ऑक्सिन। ऑक्सिन मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एक्चुअली ऑक्सिन नहीं, वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द पीपल सफरिंग फ्रॉम द पेलाग्रा डिसीज। वो जिनको पेलाग्रा होता है उनसे उनके यूरिन में ये पाया जाता है। देखो अब ऑक्सिन्स ना दोनों टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो नेचुरल ऑक्सिन्स आर, देखो नेचुरल है, मैं सिंथेटिक के भी नाम बताऊंगा क्योंकि एक दो नाम आप लोगों को है। देखो IAA करके बुलाते हैं हम इसको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। और दूसरा नेचुरल है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों नेचुरल है। अब इसमें से भी ना मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। मैंने जैसे ही बोला आप लोगों को, आप यहाँ वहां बहुत पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि सर ने आपने तो बताया नहीं, हमारा फोकस एनसीईआरटी पे, दैट इज ट्रू। पर एक हाथ दूसरा पॉइंट जहां पे जरूरी है ना, मुझे लगेगा ना, तो मैं वो बताता जाऊंगा। आईबीए इज बोथ, सिंथेटिकली भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं आईबीए। आईबीए इज नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। Now there are certain phytohormones or like auxins which can be produced or synthetically. सिंथेटिक ऑक्सिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो आएंगे 2,4-D। 2,4-D दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। एंड दूसरा आता है उसका, एक 2,4-D है एंड दूसरा है NAA, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड। हाँ, ये नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड है और एक है 2,4-D दैट इज लाइक 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये इनके दो सिंथेटिक है, ये दोनों सिंथेटिक है, ये दोनों नेचुरल है। हाँ, देखो ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, थोड़ा सा मेरा आड़ा टेढ़ा हुआ है पर कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप एडजस्ट कर लो। मुझे आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा लिखना है ना, तो थोड़ा सा हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आप लोग अपने एक पेज पे ये सब कुछ प्रॉपरली फिट कर पाओगे। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके फंक्शंस एंड यूजेस। देखो फंक्शंस, हम ना इसके लिए सारे फंक्शंस के लिए ना अलग कलर ही यूज कर लेते, ग्रीन कलर यूज करते। चलो फंक्शंस एंड यूजेस, एक 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 करके मैं ना आपके लिए लिस्ट करवा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। इतना इंपॉर्टेंट है ना कि लाइक आप इजीली लर्न कर पाओगे। एक बार आपका इजीली लर्न हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहला है, इट प्रमोट्स और promotes और इनिशिएट्स रूटिंग। देखो इनिशियली जब लाइक रूट्स प्रोड्यूस करने, हाँ लाइक बहुत बार ग्राफ्टिंग में होता है या कहीं पे भी आप जब रूट का प्रोडक्शन शुरू करना होता है, मतलब अभी प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, उसको रूट्स फॉर्म करने, उस वक्त हम ऑक्सीजन अगर अप्लाई कर ले तो इनिशियली और जल्दी रूटिंग हो सकता है। इसमें देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट प्रमोट्स रूटिंग। बट अगर ग्रोन वाला प्लांट है जिसमें ऑलरेडी रूट्स बने हैं, हाँ, उसमें उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं क्या बता रहा हूं समझ लो। देखो यहाँ पे इट प्रमोट्स रूटिंग मतलब जिसके पास ऑलरेडी रूट्स नहीं है, ऐसी जहां से स्टार्ट है वहां पे रूट का प्रमोशन ये कर सकता है ऑक्सीजन। बट अगर एक ही बार ऑलरेडी रूट्स बन चुके हैं और उसके बाद आपको चाहिए लंबे रूट्स बने और रूट्स की ग्रोथ अच्छे से हो और आपने ऑक्सीजन दिए, तो वहां पे रूट की ग्रोथ में ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा, वहां पे उसका कोई रोल नहीं होगा। ये रूट इनिशिएट करने में, प्रमोट मतलब इनिशिएट करने में ही सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट है, रूट की ग्रोथ में नहीं है। बात समझ में? ये एक बहुत जगह पे क्वेश्चन होता है आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला, उसमें ये स्टेटमेंट होता है
इट हेल्प्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ रूट. ग्रोथ ऑफ अ रूट नहीं होगा ये. रूटिंग जहां पे इनिशिएशन ही जरूरी है, रूट बनने ही जरूरी है, वहां पे ऑक्सिन का रोल है. एक बार रूट बन गए तो उनका रोल नहीं है वहां पे, समझ लो. सेकेंड, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग. इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, मतलब ऑल फ्लावर्स बनने के लिए ये हेल्प करेगा. फ्लावरिंग, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल है. मैं वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं. क्यों? ताकि आपको मैंने जैसे बताया कि पहले हम लोग किस पे फोकस करने वाले, जितना एनसीईआरटी ने दिया है उस पे फोकस करेंगे. हाँ, एक बार एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो पहला फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स और इट इनिशिएट्स रूटिंग. इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. पाइनएप्पल जैसे प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इट प्रिवेंट्स, देखो अब ना ये डुअल फंक्शन है, देखो. इट प्रिवेंट्स एब्सिशन. आपको ये वर्ड समझ में आता है? हाँ, एब्सिशन नाम का वर्ड समझ में आता है. एब्सिशन मतलब फॉल. मतलब देखो, जो लीव्स है या फ्रूट्स है उनका फॉल हो जाना. बट प्रिवेंट्स एब्सिशन इन यंग लीव्स और प्लांट, लीफ और फ्रूट. बट इट, इसको देखो, इट प्रमोट्स एब्सिशन. इट प्रमोट्स एब्सिशन इन मैच्योर मैच्योर लीफ और फ्रूट. देखो, सेम हार्मोन है, हार्मोन तो सेम है, बट बट ये क्या कर लेता है, देखो. अगर वो बहुत यंग लीफ और फ्रूट है तो उसका फॉल होने नहीं देगा, उसको राइपनिंग तक वहां पे चाहिए, मैच्योरिटी तक वहां पे चाहिए. बट जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है उसकी मैच्योरिटी या कंप्लीट राइपनिंग हो जाता है फ्रूट का, तो एब्सिशन के लिए ये हेल्प भी करता है. मतलब देखो ना, जैसे आपने देखा होगा आम लगे होते या कोई फ्रूट्स लगे होते. जब तक आम, हम आम बहुत कॉमनली देखते हैं तो हम आम की बात करेंगे. जब तक उसकी कैरी है या दैट कच्चा आम है, ग्रीन कलर का है प्रॉपरली कंप्लीटली, तो नेचुरली वो प्लांट पे ही रहना चाहिए तब तक. अब देखो, जैसे ही वो थोड़ा सा येलोइश बनने लगता है या लाइक ऑरेंजिश बनने लगता है, तो उसके बाद उसका फॉल भी होना चाहिए नेचुरली. सो ऑक्सिन ये ऐसा हार्मोन है दैट प्रिवेंट्स एब्सिशन इन यंग स्टेज व्हाइल प्रमोट्स एब्सिशन इन अ मैच्योर स्टेज. बराबर है? हाँ. इट इम्पार्ट्स अपाइकल डोमिनेंस. इम्पार्ट्स या शोज अपाइकल डोमिनेंस. अब अपाइकल डोमिनेंस का मतलब समझाता हूं क्या होता है. अब देखो, सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पे देखो. हाँ, से ग्रो कर रहा है. अब उसका ये जो अपाइकल बड है, ये है अपाइकल बड. हाँ? अब जब ये अपाइकल बड है दैट प्रोड्यूसेस ऑक्सिन, तो उसकी वजह से क्या होगी, प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ होगी. एंड ऐसे यहां से, इस साइड से, देखो यहां से, ये लैटरल बर्ड्स जो होंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वो लैटरल बर्ड्स है. These lateral birds will not grow because of presence of apical bud that produces auxin. तो ये हुआ अपाइकल डोमिनेंस. इसकी सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ नहीं होगी. इसकी सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ होगी, ऐसे ग्रोथ नहीं होगी. इसको बुलाते हैं हम अपाइकल डोमिनेंस कॉज्ड बाय द ऑक्सिन. अब सपोज आपने ये अपाइकल बड रिमूव कर लिया, आपने क्या कर लिया, ये अपाइकल बड निकाल दिया, तो उसके बाद ये लैटरल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है. इन दैट केस, once you remove the apical bud, lateral growth, lateral bud starts growing.
तो जब तक अपाइकल बर्ड है तब तक लैटरल ग्रोथ को इनहिबिट किया जाएगा। दैट मींस अपाइकल डोमिनेंस और इट विल डोमिनेट, ये करेगा ये, चलो मैं हूं, तुम लोगों को ग्रो करने नहीं दूंगा। एक बार उसको हटा दिया, एक बार उसको हटा दिया तो उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, लैटरल ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। बात समझ में आ गई? अपाइकल डोमिनेंस का मतलब समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पे ये समझ में आ गया। देखो अगला है, इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन टमेटोज। टमेटोज में ये क्या कर लेता है, पार्थेनोकार्पी हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि लाइक फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोकार्पी। इट कैन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी इन टमेटोज। उसकी वजह से क्या होगा, जल्दी फ्रूट्स आएंगे ना। टमेटोज देखो ना, लाइक हमारे सिर्फ कहीं पे भी आप सोच लो कि टमेटोज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा टमेटोज चाहिए। हाँ, तो टमेटोज को सप्लाई करने के लिए उनका लाइक प्रोडक्शन भी ज्यादा है। ये तो क्या फैक्ट्री में तो नहीं बनेंगे, इसको तो हमें फार्म में ही बनाने पड़ेंगे, उसके पौधों पे ही बनाने पड़ेंगे। तो उसको बनाने के लिए ये क्या हो जाते हैं, दे इंड्यूसेस द पार्थेनोकार्पी, ऑक्सिन की वजह से इनको जल्दी फ्रूट्स आ जाते हैं। सो इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इन केस ऑफ टमेटोज। और एक दो फंक्शन है उसके, इट कैन बी यूज्ड एज हर्बिसाइड, इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड। कौन सा, 2,4-D, ये जो सिंथेटिक वाला है ना ऊपर का, हमने ऊपर लिखा है 2,4-D कैन बी यूज्ड एज अ herbicide. It kills the dicot but does not kill the monocot or has no effect on the monocot. इसमें देखो क्या होता है, ये डाइकॉट को किल करेगा, डाइकॉट वीड को बेसिकली। तो लॉन्स जहां पे ग्रो करने होते हैं ना, हाँ, जहां पे लॉन्स ग्रो करते हैं, तो वहां के पे जो डाइकॉट वीड है उसको निकालने के लिए हम 2,4-D को स्प्रे कर देते। तो वहां पे कोई भी लाइक कोई भी डाइकॉट विड ग्रो नहीं कर पाएगी, सिर्फ क्लीन लॉन्स गार्डन वाले जो होते हैं ना वो ग्रो कर पाएंगे, जिसकी वजह से लाइक लॉन अच्छा भी दिखेगा। बराबर है। इट इज हेल्प टू कंट्रोल द कंट्रोल्स द जाइलेम डिफरेंशिएशन। ये देखो, ये लास्ट के दो लाइन से आपके एनसीईआरटी में, जाइलेम डिफरेंशिएशन, जाइलेम का डिफरेंशिएशन, एंड इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन ऑल्सो। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ये दोनों उसके लास्ट के एक लाइन में है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में। इट कंट्रोल्स द जाइलेम डिफरेंशिएशन, जाइलेम का डिफरेंशिएशन आगे जाकर जो होता है उस पे इसका कंट्रोल मिल जाता है। और लाइक ये सेल डिवीजन में, लाइक ग्रोथ में करता है ना, तो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता ही है। बट ऑब्वियस है, दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द ऑक्सिन दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। वापस मैं बता रहा हूं, मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं ली। मैंने इसका कोई भी पार्ट आपको बताया, मतलब एक्स्ट्रा वाला नहीं बताया, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना सब कुछ मैंने यहीं पे आपको दिया है। मैं बोल रहा था ना कि एक स्लाइड एक हार्मोन, देखो इसमें हमने उसका मीनिंग, पहला, नेचुरल, सिंथेटिक और जो कुछ है वो सब कुछ हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया है। हाँ, तो एक कोलियोप्टाइल वाला जो अपना एक्सपेरिमेंट है ना, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन वाला, उसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि वो पार्ट आप लोग सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें देख लो, उसमें ईयर के साथ दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। उसपे क्वेश्चंस नहीं आएंगे ऐसे नहीं, पर जब ये सारा पार्ट है ना तो उस पे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादा होता है। हाँ, तो आपके लिए ये मैं यहाँ पे मैंने पूरे स्लाइड में, ये पूरा एक स्लाइड में एक हार्मोन, जैसे हमने बात की थी एक फाइटो हार्मोन हम एक स्लाइड में पढ़ेंगे, वैसा मैंने पूरा करवा कर दिया। ठीक है, 1 मिनट दे देता हूँ, अगर किसी को कुछ लिख कर लेना है कहीं पे तो मैं बीच में था, अगर आपका लिख कर नहीं हुआ है, मेरी वजह से दिखा नहीं है, तो जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट होगा वो करवा कर लो, ताकि आप लोगों को पास नोट्स बन जाए। मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा और रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ,
शैल वी मूव अहेड? मुझे एक बार एटलीस्ट हम करके बताओ कि हाँ हाँ सर हमारा हो चुका है, ताकि मैं आगे वाला नेक्स्ट फाइटो हार्मोन की तरफ चला जाऊं। ओके ओके, बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं, तो मैं आगे चला जाता हूँ। सेकेंड फाइटो हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जिब्रेलिन्स। सेकेंड टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर जिब्रेलिन्स। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसका केमिकल सिंथेसिस है या लाइक ये इसका केमिकल नेचर है, वो आपको देखना है। देखो इसके केमिकल नेचर से रिलेटेड आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी बताया गया है। दीज आर केमिकली टर्पीन्स। आपने मोनोटर्पिनॉइड्स, डायटर्पिनॉइड्स वहां पे देखा है ना, टर्पीन्स। These are commonly called as gibberellic acid. So, but obviously they are acidic in nature. These are commonly called as like gibberellic acids. Like more than hundreds of gibberellic acid are. आज हम लोगों को like 100-150 के अराउंड जिब्रेलिक एसिड्स मालूम है आज। उसमें से जिब्रेलिक एसिड 3 GA3 करके हम जिसको एब्रीवेट करते हैं, दैट इज द मोस्ट स्टडीड एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड जिब्रेलिक एसिड है। देखो हमने पहले एक फ्लो चार्ट देखा था, उसमें मैंने बताया था दिस इज नथिंग बट अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग है। तो ये क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ को ही प्रमोट करेगा, ये इनहिबिटर नहीं है। और ये लाइक दिस इज नॉट एन इनहिबिटर। इनहिबिटर का हमने नाम देखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो इसका केमिकल नेचर है टर्पीन which is acidic because gibberellic acid, gibberellins is a group of all these and one is gibberellic acid। जिब्रेलिक एसिड को ही हम लोग जिब्रेलिन्स मतलब उसमें से GA3 हाँ करके जो बोलते हैं, GA1 GA2 GA3 ऐसे उसको लेबल किया हुआ है हम लोगों ने। and there are many gibberellic like more than 100 nearly 150 gibberellic acids are known, out of which GA3 is most extensively studied and used gibberellic acid। ये देखो इस पे आपको क्वेश्चन आता है which is the most common और most extensively used। Initially it was first isolated from, देखो ये किससे हमें कैसे मिला, तो इसकी ना आइसोलेटेड फ्रॉम, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। हाँ, एक राइस प्लांट का डिसीज होता है। हाँ, लाइक वहां से हमें मिला। इनिशियली इट इज कॉज्ड बाय द फंजाई गिबरेला। फुजी कुरोई, मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसका सामने जगह नहीं है इसलिए। फुजी कुरोई ये एक फंगस है, जिबरेला फुजिकुरोई। उससे हमें सबसे पहले ये आइसोलेट हुआ। बैकन डिसीज या बकाने डिसीज करके, या पुलिस सीडलिंग डिसीज राइस में दिखता है। हाँ, उसको ये फंगस की वजह से वो डिसीज होता है। कौन सा, बकाने डिसीज, या लाइक आप बकाने बुलाओ या पुलिस सीडलिंग डिसीज बताओ, उससे होता है। उसमें ये फंगस, लाइक देखो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, ऐसे किसी ने सोचा नहीं, का चलो आज जिब्रेलिन ढूंढते। हाँ, उस प्लांट पे वो डिसीज दिखाया, तो लाइक साइंटिस्ट या लाइक वहां पे जो लोग थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, वो लाइक अरे ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन फुलिश सीडलिंग क्यों हो रहा है ये राइस प्लांट में। तो उन्होंने जाकर देखा कि यार इसके ऊपर ना कुछ फंगस ग्रो कर रही है, इसके ऊपर ना कुछ फंगस ग्रो कर रही है। तो ये फंगस ग्रो कर रही है, तो इस फंगस का इस डिसीज के या इस सिम्टम के साथ, राइस के सिम्टम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। सिर्फ सोचा नहीं, उस पे जाके और रिसर्च भी की। उन्होंने देखा तो दैट इज प्रोड्यूसिंग वन केमिकल, तो केमिकल की वजह से वो सिम्टम्स दिख रहे थे प्लांट में। तो उन्होंने देखा कि दीज आर हेल्पिंग द ग्रोथ। तो बाकी का सब कैरेक्टराइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ, एंड देन द जिबेरेला पुजिकुरोई नाम उस फंगस को हमने दिया, जिसे हम जिब्रेलिन्स आइसोलेट करते। ऑल हाइयर प्लांट्स प्रोड्यूस द जिब्रेलिन्स। तो ये हाइयर प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है। ऑल हाइयर प्लांट्स प्रोड्यूस द जिब्रेलिन्स। हाँ, सबसे पहले हमें मिला फंगाई से। हाँ, उसके बाद हमें पता चला हाइयर प्लांट्स आर आल्सो नोन टू प्रोड्यूस द जिब्रेलिन्स। एंड जैसे मैंने अभी बताया था, GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 is first isolated, it was the first isolated
जिब्रेलिन and most or intensively studied. दिस इज द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड. मैंने देखो 2-3 बार बताया आप लोगों को, इस पे क्वेश्चंस बहुत कॉमन बनते हैं, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों का एक मतलब देखो इस पे फाइटो हार्मोन पे अल्टीमेटली एक क्वेश्चन आएगा. देखो ये पूरे चैप्टर पे 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चंस आएंगे, उससे ज्यादा तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, बराबर है ना. तो अगर ये 1-2 क्वेश्चन बनने वाले हैं और उसमें से एक फाइटो हार्मोन पे ही बनने वाला है अपना क्वेश्चन, तो फाइटो हार्मोन पे बनने वाले हर पॉसिबल क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को आना चाहिए. तो मैंने सबसे पहले ये आइसोलेटेड फ्रॉम द फंजाई जिबरेला फुजिकुरोई, और उसके बाद हमने देखा है कि वहां पे हायर प्लांट्स में भी होता है. GA3 इज फर्स्ट आइसोलेटेड. जाते जाते मैं इनके साइंटिस्ट का नाम आपको बता देता हूँ. इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ, याबुता याबुता आणि सुमिकी. ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले आइसोलेट किया था, याबुता एंड सुमिकी. ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये आइसोलेट करके दिखाए थे जिब्रेलिन्स फ्रॉम द जिबरेला फुजिकुरोई. ये 2 साइंटिस्ट के नाम है. जाते जाते मैं बताया, कहीं कहीं पे होते इनके इनके ऊपर क्वेश्चन से PYQ में कहीं ना कहीं मिल जाते, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है. चलो अब हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज फंक्शंस एंड यूजेस. दोनों चीजें मैं एक साथ ही बता रहा हूँ, फंक्शंस एंड यूजेस. कहीं कहीं पे भी उसके फंक्शंस होते हैं, क्या करता है, और लाइक वेयर डू वी यूज देम. हाँ, जब हम लाइक देखो ना इतने एक्सटेंसिवली हम लोग इनको यूज करें, तो कहाँ पे यूज करते हैं, हम लोगों को कैसे यूजफुल है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं. देखो पहला है फंक्शन है इसका, इट इंक्रीजेस स्टॉक लेंथ. स्टॉक लेंथ और एक्सिस लेंथ इन केस ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स में उनकी स्टॉक या एक्सिस लेंथ बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करते हैं, ताकि लाइक ग्रेप्स दिखने में भी अच्छे दिखे और उनकी ग्रोथ भी ज्यादा हो, उनमें शुगर कंटेंट भी हो, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी. हाँ, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन एंड शेप फॉर्मेशन. elongation and shape formation और improvement in apple like fruits. एप्पल जैसे फ्रूट्स है ना, उनका शेप बहुत अच्छा बने हुए. देखो ना हम लोग एप्पल खरीदने जाते हैं, हाँ, तो हमें जितना अच्छा दिखेगा एप्पल, तो उसकी परचेस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तभी जाकर हम खरीदेंगे ना. अगर दिखने में ही बहुत आड़ा टेढ़ा कैसे भी दिख रहा है, आपको एप्पल ऐसे दिखने लगा सपोज, ऐसा, तो लाइक हम लोग इसको खरीदेंगे नहीं. एप्पल कैसे होना चाहिए प्रॉपरली, देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी लाइक ऐसे, इतना ये भी परफेक्ट शेप है ऐसे नहीं, पर एक गुड शेप, उसका इलोंगेशन अच्छा होना चाहिए, उसको शेप अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर हम वो एप्पल बाय करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है. हाँ, तो ये जिब्रेलिन का यूज करके हम इनके शेप को या इनके इलोंगेशन को शेप इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से इन फ्रूट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे. Second, it delays senescence. Delays senescence. अब देखो senescence मतलब डेथ. हाँ, senescence मतलब डेथ.
अब देखो, इट डिले मतलब जो फ्रूट्स है उनको पेड़ पे ही, उनको वहीं पे रहने का उनका टाइम पीरियड बढ़ाते, जिनकी वजह से क्या होगा, उनका मार्केट पीरियड बढ़ेगा। मतलब देखो, आपने अगर किसी प्लांट पे जिब्रेलिन स्प्रे करके रखे जिसको फ्रूट्स आते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, हम एप्पल ही मान लेते हैं, जिसके ऊपर एक तो शेप भी इंप्रूवमेंट होगा और सेनेसेंस डिले होता जाएगा, तो वो बहुत लंबे टाइम तक पेड़ पर ही रहेंगे। सो दे विल बी ऑन अ ट्री इटसेल्फ फॉर लॉन्गर। अब जितना ज्यादा टाइम वो पेड़ पे रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में आने के लिए वो उतना लंबा टाइम तक अवेलेबल भी रहेंगे। बराबर है ना? तब जाकर आपको, लाइक इवन इफ इट इज नॉट अ सीजन, आपको एप्पल मिलते रहेंगे। आप देखो ना कि अभी मैंगोज आने लगे, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में ही मैंगोज आने लगे, या कहीं कहीं पे, ये सिर्फ जिब्रेलिन नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स यूज होते हैं, पर लाइक इनकी वजह से उनका मार्केट पीरियड बढ़ता है। ज्यादा टाइम तक वो जो पेड़ पर रहते हैं, तो वो लाइक उनका मार्केट पीरियड भी लंबा चलता है, ताकि लाइक वो बहुत समय तक अवेलेबल हो। सो दे इंक्रीज देयर फॉर, मार्केट पीरियड भी बढ़ाता है बिकॉज ऑफ द डिले इन द सेनेसेंस। दे स्पीड अप माल्टिंग। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, स्पीड अप माल्टिंग। माल्टिंग मतलब, हाँ बराबर है, जो ब्रूअरी इंडस्ट्री, अल्कोहल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ना, जब हम सीरियल्स या ग्रेन से जब हम अल्कोहलिक बिवरेजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका पहले माल्टिंग करना जरूरी है, तभी जाकर उनका फर्मेंटेशन होगा, और वहां से हम लोगों को क्या मिलेगी, अल्कोहल अवेलेबल होगा, तभी जाकर अवेलेबल होगा। तब तक हम लोगों को अल्कोहल अवेलेबल नहीं होगा। तो अल्कोहल अवेलेबल करने के लिए उनका माल्टिंग होना, मतलब फर्मेंटेशन कंप्लीट करने के लिए उनका माल्टिंग करना जरूरी है। तो जिब्रेलिन को अगर हम लोग उनके साथ अप्लाई कर दे, लाइक सीरियल्स के साथ, तो उनसे बनेगी, लाइक माल्टिंग प्रोसेस जल्दी होगी, जितनी माल्टिंग प्रोसेस जल्दी होगी उतना फर्मेंटेशन क्विकली होगा, एंड लाइक वी कैन गेट द अल्कोहल as early as possible. So, but obviously, gibberellins help in the malting process. Another important function है, it helps to increase the stem length in sugarcane. Sugarcane में स्टेम लेंथ बढ़ाने में, जितनी ज्यादा स्टेम लेंथ होगी उतना शुगर भी ज्यादा होगी उसमें, सुक्रोज, और वैसे शुगर केन की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा होगी। बट ऑब्वियसली शुगर केन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियल लेवल पे हम शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जितनी ज्यादा उसकी स्टेम लेंथ होगी, मतलब वहां पे एक फैक्ट दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में, इट कैन इंक्रीज द यील्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। इतनी ज्यादा यील्ड उससे हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टेम लेंथ इन केस ऑफ शुगर केन। इट प्रमोट्स बोल्टिंग। आप लोगों को मालूम है इसका मतलब क्या होता है, बोल्टिंग का मतलब? इट प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब क्या है, देखो, इसको बुलाते हैं, बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। नोड, इंटरनोड मालूम है ना, नोड के बीच का जो रीजन होता है इसको हम इंटरनोड बुलाते हैं। इंटरनोड का इलोंगेशन, जैसे कुछ फ्लावर्स है या कुछ प्लांट्स है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, इनको हम रोजेट वाले बुलाते हैं, रोजेट टाइप ऑफ प्लांट्स। बराबर है ना? उनका इंटरनोड इलोंगेशन करने में आपको ये जिब्रेलिन्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट होगी, जिसकी वजह से ये प्रमोट, इसको बोल्टिंग ही बुलाते हैं हम लोग, इंटरनोडल इलोंगेशन को। इस प्रोसेस को ही हम बुलाते हैं लाइक बोल्टिंग। बीट है, कैबेज है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर है, इनके ऐसे रोजेट वाले, ये वर्ड याद रखो, रोजेट पैटर्न वाले, इनमें ये इंटरनोड इलोंगेशन या बोल्टिंग करने में ये बहुत ज्यादा हम लोगों को हेल्प करता है। दैट इज जिब्रेलिन का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इट हास्टन्स द मैच्योरिटी पीरियड। ये देखो, एक और एक फंक्शन है, इट हास्टन्स। ये शायद मेरे से आगे पीछे हो गया पहले हास्टन से, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हास्टन्स मैच्योरिटी पीरियड।
maturity period and early seed production. अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स, सब में नहीं. अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर्स. जल्दी सीड्स प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्प करता है इन केस ऑफ कोनिफर्स गिबरेलिंस. ठीक है, इतने ही फंक्शन हम लोगों को एनसीईआरटी में मेंशन है. क्या क्या है? इंक्रीजेस द स्टॉक लेंथ और एक्सिस लेंथ इन केस ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ एंड द शेप फॉर्मेशन और इंप्रूवमेंट में. जैसे एप्पल में इट डिलेज सेनेसेंस, तो उसका मार्केट पीरियड बढ़ेगा. स्पीड्स अप द माल्टिंग, increases the stem length in case of sugarcane, promotes bolting in case of cabbage, beet, basically rosette plants में. It hastens the maturity period as well as early seed production in case of conifers. अगर आपको चाहिए तो एक आधा मिनट दे देता हूँ, जल्दी से कोई पॉइंट मिस हुआ है, मैं किसी के बीच में आया हूँ तो वो नोट डाउन कर लो ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो. चलो नेक्स्ट देखे, ये हो चुका है आपका. मैं मान लेता हूँ आप लोग मुझे अगर थम्स अप करके बताओगे तो मैं मान लेता हूँ कि आपका ये हो चुका है. चलो आ गए मुझे. अब नेक्स्ट फाइटो हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज साइटोकाइनिन. नेक्स्ट वन इज साइटोकाइनिन. इसका एक सिंथेटिक फॉर्म होता है जिसको हम बुलाते हैं काइनेटिन. एंड ये काइनेटिन के बारे में सुनो. नो प्लांट प्रोड्यूसर, देयर इज नो नेचुरल सोर्स. प्लांट का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, सो इट डजंट अकर इन प्लांट नेचुरली. हम एक काम कर लेते हैं, doesn't occur naturally. अब देखो, जब मैंने आपको बताया था कि फाइटो हॉर्मोन्स की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, तो हमने बात की थी कि दे आर ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. बराबर है, डाइवर्स. तो इनमें देखो ये ना लाइक दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वन प्यूरिन, अमीनो प्यूरिन डेरिवेटिव, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन है. दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन. ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन. इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन होता है. इसका केमिकल का नाम आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया है, सो यू शुड रिमेम्बर दिस. दिस इज, मैं अलग कलर से लिखता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में छप जाए अच्छे से. N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन. दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन है. ये एडेनाइन का मॉडिफाइड फॉर्म है N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, जिससे हम लोग ये काइनेटिन एक्चुअली डिराइव करते हैं. काइनेटिक इज कंप्लीटली सिंथेटिक. हाँ, इट इज नॉट like naturally produced. It was initially isolated from, देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ये कहाँ से मिला था सबसे पहले? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए. हेरिंग नाम का एक फिश होता है, हेरिंग स्पर्म डीएनए. ये सबसे पहले यहां से मिला था हम लोगों को. ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से
हम लोगों को मिला था लाइक साइटोकाइनिन का केमिकल। सो लाइक और नेचुरली जो है प्लांट में दैट इज जियाटिन है, इसका नेचुरली अकरिंग फॉर्म है जियाटिन, ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्न केर्नेल एंड कोकोनट मिल्क। कॉर्न केर्नेल एंड कोकोनट मिल्क से ये जियाटिन सबसे पहले ऑब्टेन हुआ था। लाइक ये हम लोगों को वहां पे ऑब्टेन हुआ। सो नेचुरली प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनिन का जो डेरिवेटिव है दैट इज जियाटिन। बट काइनेटिन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये कमर्शियली इजीली हम लोगों को मिलता है, दैट इज काइनेटिन, बट इट इज नॉट डज नॉट अकर इन अ नेचुरली इन प्लांट्स। तो ये हम लोगों को N6 परफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन ये डेरिवेटिव है काइनेटिन का, इससे ही। नेचुरल साइटोकाइनिन्स यूजुअली फाउंड इन नेचुरल मतलब जियाटिन वाले नेचुरल साइटोकाइनिन्स कहाँ पे मिलेंगे देखो, ये बेसिकली हम लोगों को मिलेंगे रूट अपाइसेस और जहां पे शूट बर्ड, जहां पे सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन हो रही है। साइटोकाइनिन्स आप लोगों को इस नाम से इतना शायद पता चल गया होगा, इट हेल्प्स इन द साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन्स साइटोकाइनेसिस के लिए हेल्प करता है। आप लोगों को सबको आप साइटोकाइनेसिस का मतलब मालूम है, इट हेल्प्स इन द साइटोकाइनेसिस। नाम से ही आप लोगों को यहां तक तो रियलाइज हो ही चुका होगा कि व्हाट द साइटो सो साइटोकाइनेसिस मतलब, बट ऑब्वियसली व्हाट, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन में, बट ऑब्वियसली लाइक डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए हेल्प कर रहा है ना, तो बट ऑब्वियसली सेल ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है। अगर सेल ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है तो नेचुरली सबसे ज्यादा ये कौन से टिश्यू में होगा या कौन से सेल्स में सबसे ज्यादा अकर करेगा, बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ये वो वहीं पे मिलेगा जहां पे रैपिड सेल डिवीजन हो रही है, जैसे शूट अपाइसेस से, रूट अपाइसेस से, शूट बर्ड है, जहां पे इंटेंस सेल डिवीजन हो रही है, या यंग फ्रूट से, वहां पे भी ये आप लोगों को मिल सकता है। चलो नेक्स्ट पार्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंक्शंस एंड यूजेस। फंक्शंस एंड यूजेस देखो अगेन, लाइक हम लोगों के लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या थे। तो देखो, इट प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स एंड इन क्लोरोप्लास्ट इन दीज लीव्स। इन नए जो प्लांट्स के लीव्स प्रोड्यूस होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरी है, बट ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए। जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इसी के वजह से लाइक साइटोकाइनिन्स यूजुअली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। इट हेल्प्स इन द लैटरल शूट ग्रोथ। देखो, promotes the, it promotes, what does it promotes, lateral shoot growth। बट ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, इट ओवरकम्स अपाइकल डोमिनेंस। मतलब ये अपाइकल डोमिनेंस को कम करने में हेल्प करेगा। देखो, हमने अपाइकल डोमिनेंस देखा था ऑक्सिन के केस में, अपाइकल बर्ड प्रोड्यूसेस ऑक्सिन, जिसकी वजह से लैटरल ग्रोथ नहीं हो पाती, बट ऑब्वियसली उसकी वजह से लैटरल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो लैटरल ग्रोथ जब चाहिए हम लोगों को, तो आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपाइकल बर्ड रिमूव कर दो। आपने गार्डन में वो प्लांट देखे जो ऐसे बहुत लंबे बढ़ते हैं और कम हाइट होती है, या टी प्लांटेशन होता है, टी प्लांटेशन, टी इज द ट्री, या साइनेंसिस, ये जो जिससे हमारी चाय पत्ती बनती है ना, दैट इज ट्री है। बट आपने अगर रियल में टी प्लांट देखा होगा तो उसको हम ट्री जितना बढ़ने देगा, हम उसको श्रब जितना बढ़ने देते, तो हम उसके ऊपर के सारे अपाइकल डोमिनेंस करने वाले अपाइकल बर्ड जो होते उनको रिमूव कर दो।
या साइटोकाइनिन उस पे स्प्रे कर दो, तो उसकी लैटरल ग्रोथ होगी। जितनी लैटरल ग्रोथ, देखो ना, आपने वो देखा होगा ना कि जो लाइक टी वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके उनके पीछे एक बड़ा सा बैग लटका होता है यहाँ से, और वो वहां से ऐसे टी के लीव्स निकाल के डालते रहते कंटिन्यूसली। आपने देखा होगा, ये बहुत जगह पे मूवीज में दिखाया है, बहुत जगह पे। तो आपने देखा होगा कि वो टी प्लांटेशन होता है, वो ऐसे एक यूनिफॉर्मली नॉर्मल हाइट पे चलता है, जहां पे अदरवाइज बहुत ऊंचा, तो उसके लीव्स निकालेंगे कैसे वो लोग? तो अपने हाइट पे चलता है, तो उसकी लैटरल ग्रोथ उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन द वर्टिकल ग्रोथ। हाँ, लैटरल ग्रोथ इनको, तो लैटरल ग्रोथ ज्यादा बने इसलिए साइटोकाइनिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, या उसके ऊपर के बर्ड्स जो होंगे, अपाइकल बर्ड्स, उनको रिमूव कर दो, तब भी प्लांट वर्टिकल कम ग्रो करेगा और लैटरली ज्यादा ग्रो कर पाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, एप्लीकेशन इन अ टी प्लांटेशन, हम लोग यहाँ पे देख सकते। इट प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन मतलब एक सेकेंड है, सॉरी। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन मतलब क्या, देखो, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है आइदर रूट से मिले हुए, जो सॉइल से उन्होंने एब्सॉर्ब किए, या फोटोसिंथेसिस के वक्त लीव्स में बनाए गए जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है, उनको प्लांट के हर एक पार्ट को प्रोवाइड करना, वहां तक सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है बच्चों। अगर ये नहीं हो पाया तो क्या होगा, प्लांट के कुछ पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, दैट पार्ट मे बी सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। तो उसको ये ना हो, इसलिए साइटोकाइनिन्स अगर हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करेगा, जिसके वजह से प्लांट के सारे पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, इट डिलेज लीफ सेनेसेंस। अभी हमने सेनेसेंस के बारे में बात की हुई है। हाँ, सेनेसेंस मतलब डेथ, करेक्ट है। तो ये लीफ सेनेसेंस को डिले करने में, तो ज्यादा टाइम तक लीफ बनती रहेगी, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना ही सॉरी, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये लीफ सेनेसेंस डिले करने में भी हेल्प करेगा। देखो कितना इजी है, तीन चार फंक्शन तो है। हाँ, और इतना छोटा सा, वापस देखो एक स्लाइड में पूरा का पूरा फाइटो हार्मोन हो चुका है। तो हमारे तीन फाइटो हार्मोन हो चुके हैं, ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, मतलब जो ग्रोथ प्रोमोटर थे हमारे, बेसिकली जो तीन ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स थे, वो तीनों के तीनों हो चुके हैं हमारे। अब हम इथिलीन देखेंगे। जैसे मैंने इनिशियली बताया, इथिलीन इज बोथ, इट इज सॉरी, इट इज ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। अगर आपको नोट डाउन करना है कुछ, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, उसमें नोट डाउन कर लेना। हाँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। लेट्स मूव अहेड, चलो आगे का देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा है वो इथाइलिन है। इसकी स्पेशलिटी है, दिस इज गैसियस फाइटोहार्मोन। ये कैसे है, इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, और इट इज गैसियस इन नेचर। हाँ, इट इज गैसियस फाइटोहार्मोन है। And it is mainly produced by the tissue undergoing senescence, produced by tissue undergoing senescence, and as well as by the ripening fruits.
Rather, this is the phytohormone that helps in the production of, or the in the प्रोडक्शन नहीं, सॉरी, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. जितना ज्यादा इथिलीन प्रोड्यूस किया जाएगा उतना जल्दी ये राइपन होगा. इसका एक आर्टिफिशियल सोर्स है, और केमिकल सोर्स बुलाते हैं, जिसको बुलाते हैं हम इथेफॉन. ये याद रखो, इथेफॉन आपको एनसीईआरटी में इसका वर्ड है, आपको ये नाम मालूम होना जरूरी है. दिस इज इथेफॉन. इथेफॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, और इथेफॉन इज नोन टू प्रोड्यूस द इथिलीन. सॉरी, मेरा कंस्ट्रक्शन गलत हुआ सेंटेंस का. इथेफॉन से हम लोग जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो वहां से इथिलीन गैस रिलीज होता है. सॉरी. हाँ, चलो हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं. अब इसके ना थोड़े सब बाकी सारे फाइटो हार्मोन से ज्यादा फंक्शंस एंड यूजेस है. तो हमें क्या कर लेता हूँ, देखो, फंक्शंस एंड यूजेस, इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ फंक्शंस और यूजेस यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ फंक्शंस और यूजेस यहाँ पे लिखवा कर लेता हूँ, ताकि हम लोग सारे के सारे एक ही साथ पढ़ पाए अच्छे से, कोई दिक्कत ना आए हम लोगों को. तो हम लोग ये कर लेते हैं. हेल्प्स इन द हॉरिजॉन्टल growth of seedlings. It helps in the horizontal growth. हाँ, देखो हम लोग इसमें क्या बात करें, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स के बारे में हम बात करें. सो यूज ऑफ इथाइलिन विल हेल्प यू टू like grow the seedlings in a horizontal way. It helps in the swelling of axis, apical hook formation. Helps in apical hook formation. देखो ये क्या करेगा, अपाइकल हुक फॉर्मेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. बेसिकली इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट में ये होगा. हाँ, ये अपाइकल हुक फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स. इट प्रमोट्स सेनेसेंस. देखो हमने देखा ना, देखो ये इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, सो इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन. सेनेसेंस and abscission. सबसे इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द फ्रूट राइपनिंग. इट विल हेल्प टू राइप द फ्रूट्स. फ्रूट राइपनिंग में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो फ्रूट्स जैसे राइपन हो जाएंगे, या फ्रूट्स का राइपनिंग जैसे ही होगा, वो और द इफ यू expose the unripened fruit to the ethylene for a certain period of time, they will ripen quickly. Helps in the पेटियोल इलोंगेशन. ये एक फंक्शन है, देखो, पेटियोल इलोंगेशन. स्पेसिफिकली इन केस ऑफ राइस. राइस में ना ये पेटियोल का या इंटरनोडल इलोंगेशन में हेल्प करता है. तो पानी के ऊपर आने के लिए प्लांट को, लाइक राइस यूजुअली ग्रोज इन अ वाटर. हाँ, मतलब वाटर में, मतलब जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पे हम ग्रो करते हैं, पर वहां से ऊपर आने के लिए ये काम करेगा. इट इंक्रीजेस respiration rate. It increases respiration rate. So इथाइलिन हेल्प्स टू इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट. यहाँ पे वो रेस्पिरेशन रेट को इंप्रूव करवाएगा, ताकि प्लांट में थोड़ा सा रेस्पिरेशन, इसको हम लाइक बहुत बार ना लाइक हेल्पफुल मानते हैं, ताकि जिसकी वजह से ना लाइक प्लांट का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, राइपनिंग के वक्त भी जरूरी होता है ना, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता रहे. तो उस केस में हाँ, रेस्पिरेशन रेट ये इंक्रीज करने में हम लोगों को हेल्प करता है. इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कुकुम्बर.
कुकुम्बर के केस में ये फीमेल फ्लास, मोर फीमेल फ्लास प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। देखो जितने फीमेल फ्लास होगी उतनी ज्यादा कुकुम्बर की ईल्ड बढ़ेगी। क्यों ये जरूरी है हम लोगों को ये भी समझ लो। लाइक व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू द इथाइलिन कुकुम्बर के, तो उनमें ना ये फ्लास में फीमेलनेस या फीमेल फ्लास ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतनी ज्यादा अल्टीमेटली कुकुम्बर बनकर आएगी ना, फर्टिलाइजेशन तो उनका ही होने वाला है। हाँ, उल्टा हो गया, सपोज मेल फ्लास ज्यादा हो गई और फीमेल फ्लास, तो यील्ड कम हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, कुकुम्बर में जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतनी ज्यादा उनकी यील्ड होगी। जितनी ज्यादा यील्ड होगी उतना ज्यादा, बट ऑब्वियसली कमर्शियल ली फायदेमंद होगा हम लोगों को। इट इनिशिएट्स फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग सिंक्रोनस और सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के केस में देखो क्या होगा, पाइनएप्पल में देखो लाइक फ्लावरिंग होगा अगर सिंक्रोनसली होगा। देखो आपका अगर पूरा का पूरा एक खेती है पाइनएप्पल की, आप पाइनएप्पल ग्रो कर रहे हो वहां पे, हाँ इस सीजन में, और किसी को आप फ्लावर आए, किसी को एक हफ्ते बाद आए, किसी को 2 दिन बाद आए, किसी को और 4, तो पाइनएप्पल की जो ईल्ड होगी वो एक साथ नहीं आ पाएगी। आप एक निकालोगे बेचने थोड़ी जाओगे, 2 निकालोगे थोड़ी बेचने जाओगे। आपको क्या चाहिए, पूरा का पूरा लॉट अगर एक साथ आ जाता है तो एक साथ पाइनएप्पल्स बनाओ, मतलब उनको हार्वेस्ट कर लो और बेचने के लिए जाओ। तो इथिलीन के यूज की वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सारे जिनका फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है, फ्लावरिंग होगा तभी जाकर आगे जाकर उसका फ्रूट बनेगा ना, तो इनके फ्लावरिंग पीरियड्स को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इथिलीन के यूज के। सो उससे फ्रूट्स बनने का भी सिंक्रोनसली फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे। सिंक्रोनसली जैसे फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे हम उनको एक साथ ही बेचने के लिए जा पाएंगे, तभी जाकर फार्मर्स को कुछ फायदा होगा ना बच्चों। अदरवाइज कैसे होगा, एक एक पाइनएप्पल बेचने के लिए थोड़ी कोई जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसको तो एक साथ पूरा लॉट आ जाए तभी उसको अगली यील्ड के लिए लाइक फार्मलैंड अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिमिलरली इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। देखो मैंगो में, देखो अभी आप लोगों ने देखा है कि नवंबर दिसंबर के मिड में एक न्यूज आई थी कि मैंगो का पहला लॉट आ चुका है। अब मैंगो का तो ये सीजन था ही नहीं। मैंगो आने चाहिए हम लोगों को कब, यूजुअली मार्च अप्रैल में, मतलब फेब्रुवरी के बाद, दैट इज आइडियल सीजन फॉर द मैंगो। अब फरवरी के बाद आने चाहिए, बट अभी देखो दिसंबर में मैंगोज आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो ऐसे बने हुए हैं कि इनको उनके प्लांट्स को इथिलीन से अप्लाई किया गया था, इथिलीन को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जल्दी फ्लावरिंग हो। फ्लावरिंग उनका हुआ होगा सितंबर अक्टूबर में ही, उससे पहले भी शायद अगस्त सितंबर में ही फ्लावरिंग हुआ होगा। उसके बाद उनसे मैंगो बने, और मैंगो बने तो अब हमें दिसंबर में मैंगो अवेलेबल हो गए। सही है गलत है आप लोग देख लो, मुझे कोई से पर हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। हाँ, तो ये जो सीजन नहीं है उसमें भी हम लोग ये फ्लास या फ्रूट्स बेसिकली हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या कर लेता है, राइपनिंग इन टोमेटो, इथेफॉन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, राइपनिंग करवाते हैं टोमेटोज में। टोमेटोज पकड़ लो, एप्पल पकड़ लो, उनमें राइपनिंग करवाते हैं। अब आप बोलोगे सर राइपनिंग टोमेटोज में क्या जरूरी है, देखो आप सिर्फ इतना सोचो कि पुणे सिटी में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स कितने हैं और उनकी पर डे टोमेटोज की डिमांड कितनी होगी। सिर्फ पुणे सिटी में आप सोचो, बहुत ज्यादा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, मैं तो नॉर्मल बाकी कोई रेस्टोरेंट की, सिर्फ साउथ इंडियन फूड बेचने वाले रेस्टोरेंट्स, और उनकी टमाटोज की नीड कितनी है। तो इतने सारे टमाटो हर रोज अवेलेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं ना कि एक हफ्ते में एक दिन मिले अगले दिन नहीं मिले। तो देखो ना, नहीं मिले तो टमाटोज का रेट कितना बढ़ता जाता है। सडनली टमाटोज बहुत महंगे हो जाते हैं, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, और सडनली अगर बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो 50-60 रुपए किलो पर भी आ जाते हैं। तो ये वैरी है, क्योंकि जितने ज्यादा टोमेटो डिमांड तो है कंटिन्यूअसली, और उनमें जितने ज्यादा वो अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा वो नेचुरली हम लोगों को मिलेंगे, तो लाइक प्राइस उसकी कंट्रोल में रहेगी। अगर नहीं
तो प्राइस बढ़ती जाएगी। तो राइपनिंग के लिए हम, और ग्रीन टमाटोज हम लोग कहीं पे यूज नहीं कर सकते। आप सांबार में या सब्जी में या उत्तपा पे आप ग्रीन टमाटो नहीं यूज कर सकते, वहां पे आपको रेड टमाटो, राइपन टमाटो चाहिए। तो उसका राइपनिंग हम जल्दी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन। और एक है इसका थिनिंग। थिनिंग इन केस ऑफ कॉटन, वॉलनट या चेरी, इन प्लांट्स में ना थिनिंग करवाने के लिए, इनकी सेल वॉल का थिनिंग करवाने के लिए आप लोगों को इथाइलिन बहुत बार यूज होता है। ये इथाइलिन की एप्लीकेशन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थिनिंग करवा सकते हैं। वॉलनट देखो, वॉलनट का जो कवरिंग होता है वो बहुत टफ होता है, बराबर है ना, आपने देखा होगा वॉलनट बहुत टफ होता है। तो उसको ब्रेक ओपन करने के लिए उसका थिनिंग हो जाएगा, तो जल्दी ब्रेक ओपन होगा, तो ये पॉसिबल होगा, तो उसके हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इथाइलिन का इस्तेमाल करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इथिलीन। 2 मिनट दे देता हूँ, मुझे मालूम है थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे लिखने के लिए। 2 मिनट में लिख कर ले लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट इमीडिएटली। हो गया, चलो। द लास्ट फाइटोहॉर्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट लास्ट फाइटोहॉर्मोन इज एब्सिसिक एसिड। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बात की थी कि दिस हार्मोन इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख लो लिख लो, दे देता हूँ टाइम, हाँ दे देता हूँ। सब लोगों ने मुझे इमीडिएटली बोला सर वेट, ठीक है मैंने नई स्लाइड चेंज की है, दे देता हूँ टाइम। एक बार मुझे थंब कर देना आपका कंप्लीट हो जाए तो। यस, हो गया, चलो लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट phytohormone that we are going to discuss is abscisic acid. It is also known as, आपको मालूम है ये, it is also known as stress hormone. Very good. Also known as stress hormone, and it is derived from the carotenoid derivative. It is derived from the carotenoid derivative and stress। देखो हमने देखा, देखो ऑक्सिन अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, लाइक जिब्रेलिक एसिड्स अलग डेरिवेटिव्स है, साइटोकाइनिन्स अमीनोप्यूरिन से, टर्पिन से जिब्रेलिक एसिड, ये तो लाइक प्यूरिन डेरिवेटिव्स है। उसके बाद इथिलीन गैसियस था, और ये कैरेटिन। देख रहे हैं आप लोग कितनी डाइवर्सिटी है इसमें। जो हमने पहले डेफिनेशन में बोला था, दैट इज यहाँ पे प्रूव हो चुका है मैंने, इसलिए आपको हर एक हार्मोन का उसका प्रिकर्सर क्या है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, ये सब कुछ लिखवा कर दिया है। इट इज ए इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। अब मैंने जो उस वक्त क्वेश्चन आपको पूछा था कि जिसपे हमने थोड़ी सी बात की थी, कि जनरली प्लांट ग्रोथ हार्मोन चाहिए जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो, और ये एब्सिसिक एसिड जो है वो तो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को। इसको देखो ना, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म बता रहे हैं सर आप, ऐसे कैसे चलेगा? इसने क्यों इनहिबिट करनी चाहिए, इससे क्या होगा? देखो
जब तक फेवरेबल कंडीशन है प्लांट को, प्लांट विल ग्रो शो द और इट विल ग्रो लग्जरियसली। जब पानी बहुत बहुत है, मिनरल्स है, सारे न्यूट्रिएंट्स है, कोई प्रेडेटर नहीं, कोई डिसीज नहीं, कुछ भी नहीं, तब तक तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा ही करेगा। बट ऑब्वियसली है ना, जब तक उसको कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं। पर सपोज ऐसे नहीं होता ना हर वक्त, किसी साल हम लाइक बड़े वाले प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, बड़े मतलब अच्छे खास प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। किसी साल बारिश बहुत कम हो गई, मैं हुई नहीं, ऐसे नहीं, पूरा ड्रॉट नहीं बोल रहा हूं, पर और नॉर्मल अपने जंगल वाले पेड़ भी देख लो, अब उनको नेचुरली जो पानी अवेलेबल है वही कम हो गया, तो अब उनको उनको तो जिंदा रहना है ना, तो वो क्या कर लेते हैं, वो एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, लैक ऑफ वाटर इज अ स्ट्रेस फॉर प्लांट, क्या उठकर कहीं भागकर नहीं जाएंगे, चलो यहाँ पे पानी नहीं है आज पुणे में, चलो मुंबई जाकर देखते हैं, वहां तो बहुत बारिश होती है, वहां से पानी पीकर वापस पुणे आ जाता हूँ, ऐसी थोड़ी करेंगे वो थोड़ी एनिमल्स है, वो तो एक जगह पे है, वो तो पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा उतने उनके रूट्स फैला सकते हैं। कितने फैलाएंगे, उसको भी लिमिटेशन है ना, बहुत कम पानी मिल जब अवेलेबल होगा तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाएगी। अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो उनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, खुद को उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव तो करना पड़ेगा। तो वो क्या कर लेते हैं, दे प्रोड्यूस द एब्सिसिक। जैसे एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करता है प्लांट, प्लांट के अदर पार्ट्स को समझ में आता है कि प्लांट लाइक वी आर अंडर द थ्रेट। थ्रेट है या स्ट्रेसफुल कंडीशन, थ्रेट मतलब हर वक्त उसको निगेटिव नहीं मत लो, पर इसको यहाँ पे ऐसे समझ लो कि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मतलब एवरीथिंग इज नॉट वेल, ऐसे तो समझ में आता है। तो वो क्या कर लेते हैं, एब्सिसिक एसिड प्रोडक्शन से बाकी की जो अननेसेसरी या नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, ऐसी सारी चीजें उनको बंद कर देते हैं। द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, उनको वो बंद कर देंगे। जैसे ही वो बंद हो जाएगी, प्लांट विल गो ऑन एसओएस, सेव अवर सोल मोड। एसओएस मोड बोलते हैं ना हम लोग, कि जहां पे जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, फ्लावर्स आए कि नहीं, सीड्स आए कि नहीं, ये मेटाबॉलिज्म हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, इसका इंपॉर्टेंस कम ही हो जाता है। दे आर नॉट एट दैट इंपॉर्टेंट। उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां पे आता है, जिंदा तो रहो, बाद में देखेंगे, बचेंगे तो और प्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स फ्लावर सब कुछ, पहले बचे तो सही। यहाँ पे फोकस बढ़ जाता है, और वो फोकस के लिए एब्सिसिक एसिड है। तो देखो, मैंने आपको ये मैंने बताया था उस वक्त कि हम क्यों जरूरी है एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन, ये बताऊंगा। तो ये था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इट्स फंक्शंस एंड यूजेस, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही फंक्शंस एंड यूजेस। देखो, अब यहाँ पे जितने ज्यादा फंक्शंस दिखाई देंगे आप लोगों को, वो बहुत सारे निगेटिव एस्पेक्ट में दिखेंगे। निगेटिव मतलब इनहिबिटरी एस्पेक्ट में दिखाई देंगे आप लोगों को। तो ये व्हाट इट डज, इट इनहिबिट्स जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, बट ऑब्वियसली जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब ये क्यों जरूरी है, देखो, प्लांट इज अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। सपोज प्लांट को खुद को पानी ही नहीं है, अच्छा खासा पानी मिल ही नहीं रहा है, प्लांट ऑलरेडी फेसिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द वाटर। अब उसमें जर्मिनेशन करेंगे तो उसमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा चाहिए, पानी इजीली अवेलेबल चाहिए, एबंडेंटली चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब उसके पास ये तो लग्जरी है ही नहीं, ऑलरेडी इट इज फेसिंग अ स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द वाटर। तो वो बोलता है चलो ठीक है, फिलहाल ना हम लोग एब्सिसिक एसिड रिलीज करके ना जर्मिनेशन को इनहिबिट करते, ताकि जर्मिनेट ना ही हो प्लांट। जर्मिनेशन एक बार हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो उसको सप्लाई कहां से करेंगे, प्लांट को खुद के पास नहीं। तो वो बोल रहा है ठीक है, हम लोग ना क्या कर लेते, जर्मिनेशन को ही इनहिबिट कर लेते, हम लोग जर्मिनेशन ही नहीं होने देंगे। देन इट स्टिम्युलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टिम्युलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। देखो, अब स्टोमाटा का फंक्शन मालूम है आप लोगों को, बट ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन, बट ऑब्वियसली उसका दूसरा फंक्शन भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मानता हूं। पर अब देखो, ये आपको यहाँ पे समझना है जरूरी है,
like when the abscisic acid is produced under the stressful condition. तो पानी नहीं है, अगर हम स्टोमाटा ओपन करके रखेंगे तो क्या होगा, जितना पानी है वो भी लूज हो जाएगा. आप बोलेगे सर पर स्टोमाटा क्लोज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस में होगा ही. फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की जरूरत है ना, याद है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए वाटर की जरूरत है. अगर प्लांट के पास पानी ही नहीं है बेचारे के पास, तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी कहां से अवेलेबल होगा. तो जितना जरूरी है उतना ही फोटोसिंथेसिस कर लो. तो बाकी का जो ट्रांसपिरेशन थ्रू है वो बचाओ, क्योंकि उतना पानी हम लोग यूज कर पाएंगे जहां पे जब जरूरत होगी तब फोटोसिंथेसिस के लिए. तो थोड़ी सी स्टोमाटा क्लोज कर, मेजरली ये क्लोज करके रखेगा ताकि एक्सेस ऑफ वाटर लॉस विल बी प्रिवेंटेड. excess of water loss would be prevented because of the closure of stomata. So stomata close रहेगी तो उससे क्या होगा, but obviously प्लांट का पानी का कंजर्वेशन होता है, वाटर कंजर्वेशन. इट इंक्रीजेस स्ट्रेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट. स्ट्रेस टॉलरेंस मतलब देखो इन्हीं ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन, लैक ऑफ वाटर या और कुछ भी हो, मतलब जैसे लाइक सैलिनिटी है, न्यूट्रिशन कम है, कुछ भी हो, ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए ना यूजुअली प्लांट को विथस्टैंड करने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए प्लांट को ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, ताकि लाइक इसको जिंदा तो रह सके. इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट. सीड डेवलपमेंट या सीड डॉर्मेंसी, इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी का मतलब हमने क्या देखा हुआ है ऑलरेडी, डॉर्मेंसी का मतलब क्या देखा है, इट इज अलाइव बट नॉट एक्टिव. तो सीड को डॉर्मेंट कंडीशन में ये रखने के लिए हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड, ताकि सीड लंबे समय तक वो लाइक क्या कर पाए कि डॉर्मेंट रहे, जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस आ जाए तब वो वापस ग्रो कर पाए. Okay, so this was all about the all phytohormones, plant growth regulators. ये एक वीडियो मैंने देखो आप लोग एक बार चाहे तो जल्दी से लिख लो, आपको दो चार ही पॉइंट से ज्यादा है ही नहीं इसमें. देखो गिन चुन के 5 स्लाइड्स पे पांचों के पांचों हार्मोन्स मैंने बिठाए. मैंने जैसे आपको इनिशियली बोला था, ईच हार्मोन विल बी ऑन अ वन सिंगल स्लाइड. आप भी एक A4 साइज के या नॉर्मल आपके नोटबुक है, फुल स्केप के नोटबुक पे बिठा सकते हो, अगर आप पेज प्रॉपरली यूज कर सकते हो, या आपका प्रिंटिंग का जो पेज होता है उस पे आप ये अच्छे से बिठा. अगर आपको ये पॉसिबल नहीं हुआ और आपको रेडीमेड नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में भेज दो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी नोट्स भेज दूंगा, रेडीमेड नोट्स भेज दूंगा, कि जिसको मैंने एक पेज पे पूरा बिठाया हुआ है ऑलरेडी, ताकि आप वो उसकी प्रिंट आउट निकालो, आप जहां पे पढ़ते हो वहां उसको चिपकाओ. पढ़ते हो ना, जरूरी है बच्चों. 5 महीने भी नहीं बचे आज, देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने बचे आपको. ये 4 महीनों में आपको पूरा सिलेबस अगर क्विक रिवाइज करना है तो आपको शॉर्ट नोट्स या उनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी. पढ़ते वक्त तो हम लोग एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ रहे, पर आपको रिवाइज करने में ये शॉर्ट नोट्स की लाइक हेल्प होगी. तो इसकी प्रिंट आउट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसकी शॉर्ट नोट्स चाहिए सर. मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ, मैंने जिसमें हैंड रिटन है मेरी वो आपको भेज देता हूँ. आप लोग उसको प्रिंट आउट निकालो, जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपकाओ, आते जाते देखो प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों. ट्रस्ट मी, 25 मिनट लगेंगे हर फाइटो हार्मोन को, 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप बोलोगे सर आपने तो 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा, मुझे एक्सप्लेन भी तो करना था. हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था. आपको अब एक बार समझ में आया है तो आपको सिर्फ रीड करना है और रिमेम्बर करना है, तो आपको हर एक हार्मोन को 5 से 6 मिनट लगेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा. और 2-3 बार आप ऐसे करते रहो, जहां बैठे हो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ वॉल पे देख रहे हो तो आपको यही दिख रहा है, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अगला चैप्टर लेकर
जल्द ही आ रहा हूँ। थैंक यू।